In this video, we are going to talk about the types of adrenergic and dopaminergic receptors within the body. अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली उनकी दो मेन टाइप्स हैं। एक हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स और एक हैं बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं उसकी आगे फर्दर हमें दो टाइप्स मिलती हैं और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उसकी हमें फर्दर आगे तीन टाइप्स मिलती हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर, ये है बीटा 1, ये है बीटा 2 और ये है बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 3 रिसेप्टर को हम कहते हैं कि ये बेसिकली मॉडिफाइड बीटा 1 ही है, मतलब तकरीबन वैसे ही है। ठीक है, इसको हम ये भी कहते होते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये सारे के सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे रिसेप्टर्स, लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी जी प्रोटीन के साथ अटैच होंगे और हमें पता है जी प्रोटीन के तीन जो है वो सब यूनिट्स थे जो कि हम पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम उसको रिवाइज पूरा नहीं करेंगे यहाँ पे। जिसने वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाली वीडियो नहीं देखी हुई वो जाकर देख सकता है। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एक रिसेप्टर के साथ अगर जी प्रोटीन्स हों तो वो किस तरह से एक्ट करती हैं। ठीक है, और हमें पता है जी प्रोटीन्स तीन तरह की हैं, एक है जी इनहिबिटरी, एक है जी स्टिमुलेटरी और एक है जी क्यू। ठीक है, और ये सारे के सारे रिसेप्टर्स या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, अभी वो हम देख लेते हैं कि कौन सा किसके साथ बाइंड है, और फिर जो इनका मोड ऑफ एक्शन हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था वही इन रिसेप्टर्स का मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। अब इसमें जो अल्फ़ा 1 है वो जी क्यू के साथ कपल्ड है। ठीक है, जी क्यू के साथ कपल होने का मतलब क्या है कि ये इंट्रासेलुलरली IP3 और डैग मॉलिक्यूल्स को, ये जो सेकंड मैसेंजर्स हैं, इनका लेवल इंक्रीज कर देगा सेल के अंदर। इनका लेवल जब सेल्स के अंदर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि कैल्शियम इनफ्लक्स जो है, कैल्शियम इनफ्लक्स सेल के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम इनफ्लक्स सेल के अंदर न्यूरॉन के अंदर आने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और पॉजिटिव अंदर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमने ये एक्शन पोटेंशियल की जो वीडियो है उसमें भी ये बात डिस्कस की थी कि जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी थ्रेश होल्ड की तरफ जाएगा, और क्या होगा, वो न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा। आपने ये बात बस याद रखनी है, जब भी आपके जो नर्व्स वगैरह हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़े, यानी अंदर जो है वोल्टेज वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और बाहर जो है वो नेगेटिव की तरफ होगा, तो क्या होगा कि जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट होगी। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हों और बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होने लग जाए तो न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी वो इनहिबिट होगी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम इनफ्लक्स ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो थ्रेश होल्ड की तरफ हमारे पास बात जा रही है, यानी न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। तो ये बेसिकली अल्फ़ा 1 जो है हमारे पास एक स्टिमुलेटरी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 जो है वो हमारे पास जी आई प्रोटीन के साथ कपल्ड है। ठीक है, जी आई क्या है, ये इनहिबिटरी इनहिबिटरी है, जी इनहिबिटरी। ठीक है, जी प्रोटीन जो है ये इनहिबिटरी है, आई का मतलब इनहिबिटरी। ये इसने क्या करना है, इसने साइक्लिक AMP जो कि एक सेकेंड मैसेंजर है उसको कम करना है। उसके कम होने से क्या होगा कि कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है वो कम होगा और पोटेशियम का जो इफ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। मतलब क्या कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल लगा हुआ है, ये पोटेशियम चैनल है। ठीक है, और ये न्यूरॉन की इनसाइड है। उसने कैल्शियम जो अंदर आ रहा है उसको कम करना है। ठीक है, और जो पोटेशियम बाहर जा रहा है वो उसने ज़्यादा कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अंदर से ज़्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, तो ज़्यादा पॉजिटिव बाहर है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो न्यूरॉन क्या हो रहा है, न्यूरॉन बेसिकली इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, तो जो उस टिश्यू के ऊपर एक्शन आएगा वो क्या होगा, वो इनहिबिटरी एक्शन होगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये तीनों के तीनों जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों जी एस कपल्ड हैं, यानी जी स्टिमुलेटरी के साथ कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। जी एस ने क्या करना है, उसने जो साइक्लिक ए एम पी है उसका लेवल बढ़ा देना है। साइक्लिक ए एम पी का जब लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, वो कैल्शियम इनफ्लक्स को बढ़ा देगी, यानी न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम आएगा, यानी पॉजिटिव जो है वो अंदर आ रहा है, और बाहर क्या है, बाहर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, तो क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यानी आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन है कि इस तरह से ये काम करते हैं। बाकी जी क्यू जी आई जी एस पे डिटेल में हमने कि ये एक एक कैसे सारा कुछ एक्टिवेट होता है हमने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया था, उतनी डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगली बात आती है, यानी कि हम इस सारे डिटेल से ये बात गेस कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के बन रहे हैं। ठीक है, या वो रिसेप्टर्स जो हैं, या वो स्टिमुलेटरी हैं, ठीक है, या हमारे पास ये रिसेप्टर जो हैं वो इनहिबिटरी हैं। ठीक है, अब स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? स्टिमुलेटरी रिसेप्टर नंबर 1 हमारे पास है अल्फा 1, ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास है बीटा 1। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं वो हैं, या हमारे पास बीटा 2 है, या हमारे पास अल्फा 2 है। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं बॉडी में किस तरह से। अल्फा 1 जो है वो है ऑल बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर है। ठीक है, बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सबके ऊपर अल्फा 1 आपको मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर द हार्ट, किडनी एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू पे बीटा 3 होता है। ठीक है, जिसको हम मॉडिफाइड बीटा 1 कहते हैं, तो हम एक बीटा 1 की हेडिंग के अंदर ही इन तीनों को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनहिबिटरी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है कि जो बीटा 2 है वो है ऑल बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, और जो अल्फा 1 है, अल्फा 2, ठीक है, वो है प्लेटलेट्स के ऊपर, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है, जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, या फिर आपको प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स पर मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बात देखें कि हमारे पास जो है एक यूनिवर्सल सा रूल बन रहा है कि ऑल टिश्यूज टू बी स्टिमुलेटेड हैव अल्फा 1 receptors except heart, kidney and adipose tissue. I repeat, all body tissues to be stimulated have alpha 1 receptors except for heart, kidney and adipose tissue that have beta 1 adrenergic receptors. यानी सारे बॉडी ऑर्गन्स को अगर स्टिमुलेट होना है तो उनके ऊपर अल्फा 1 होगा, सिर्फ हार्ट, किडनी और एडिपोज जब स्टिमुलेट होंगे तो वो बीटा 1 के थ्रू हो रहे होंगे। इसी तरह ऑल बॉडी टिश्यूज टू बी or organs to be inhibited have beta 2 receptors except for platelets, insulin producing cells and presynaptic nerve endings having alpha 2 receptors. ठीक है, तो ये अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर हम अल्फा 1 को देखें तो हमने कहा था जी क्यू है, और वो क्या कर रहा है, कैल्शियम इन्फ्लक्स कर रहा है, यानी वो न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहा है, और वो बात यहीं पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट हमने कह दिया ये स्टिमुलेटरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद हम अगर अल्फा 2 की बात करें, ठीक है, पहले अल्फा रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा 2 की बात करें तो हमने कहा वो इनहिबिटरी रिसेप्टर है। हमने यहाँ पे भी कह दिया कि अल्फा 2 जी इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, और वो क्या हो रहा है, वो इनहिबिट हो रही है। ठीक है, सारा कुछ इनहिबिशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर जो है वो नेगेटिव बढ़ा है, यानी वो इनहिबिशन की तरफ जा रहा है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई एक्शन जनरेट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये अल्फा 2 का भी समझ में आ जाता है। अब बीटा 1 को देखें तो बीटा 1 हार्ट, किडनी, एडिपोज टिश्यू स्टिमुलेटरी, ये बीटा 1 जी स्टिमुलेटरी के साथ लिंक्ड है,
तो वही क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है, न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होंगे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि बीटा वन भी समझ में आता है कि वो स्टिमुलेटरी है, लेकिन जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है वो है ये, हमने कहा है कि बीटा टू इनहिबिटरी है, लेकिन यहाँ पे बीटा टू जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ कपल्ड है। तो ये क्या बात है? बेसिकली ये बात आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इससे अगले लेक्चर में समझ में आएगी कि जब हम जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। अभी तो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, बट आई विल एक्सप्लेन दिस ओवर हियर विद वन एग्जांपल। बेसिकली बात यह है कि जो बीटा टू है वो है इनहिबिटरी ही और कपल्ड वो स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ ही है, लेकिन ये जो है ये स्टिमुलेट होकर भी जो है वो ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो बेसिकली इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे? आपके पास जो है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम है एनिमल का, ठीक है, और हमें पता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका काम क्या है कि उसमें जो ट्रकिया वगैरह है उसने एयर फ्लो करवानी है, ठीक है। अब आपके पास जो ट्रकिया है, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी ल्यूमन है वो या तो इस स्टेट में होगा, ठीक है, या वो इस स्टेट में होगा, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेट है? ये है कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, ठीक है, और ये क्या है? ये डायलेशन हुई है ट्रकिया का। ये दोनों ट्रकिया समझ लें आप, ठीक है, ये ट्रकिया। अब देखें जब वो कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? एयर पैसेजवे छोटा है, कम में आ जाएगी। डायलेशन होगी तो एयर पैसेजवे बढ़ेगा। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेटरी ल्यूमन वगैरह इधर हमारे पास क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स, ठीक है। अगर स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ये रिएक्शन आएगा, अगर स्मूथ मसल डायलेट करेगा तो ये होगा, ठीक है, यानी वो अगर रिलैक्स करेगा तो ये होगा। अब स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर्स भी हैं और बीटा टू रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है। अल्फा वन अगर एक्टिवेट होगा तो स्मूथ मसल को वो कंस्ट्रिक्ट करेगा और वो क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर बीटा टू स्टिमुलेट हो जाता है तो हो वो स्टिमुलेट रहा है, लेकिन वो इन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा और क्या होगी? डायलेशन होगी, ठीक है। यानी कि अल्फा वन स्टिमुलेट हुए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंस्ट्रिक्शन करवाई स्मूथ मसल्स की, तो क्या हुआ? ल्यूमन छोटा हो गया। बीटा टू भी स्टिमुलेट हुए, ठीक है, उन्होंने क्या करवाई? उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिलैक्स किया स्मूथ मसल्स को और क्या हो गई? आपके पास डायलेशन हो गई। तो बेसिकली रिसेप्टर्स दोनों के दोनों ही जी जो है स्टिमुलेटरी के साथ कपल्ड है, लेकिन ये इनहिबिटरी वाला जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ रह के स्टिमुलेट होके भी इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इनहिबिटरी की तरह के हैं, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है? वो रिलैक्सेशन करवा रहा है, वो डायलेशन करवा रहा है, वो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा रहा। तो बेसिकली ये बातें इस तरह से हैं, ठीक है। अब आपने बस ये थंब रूल याद रखना है कि स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स ये हैं, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स ये हैं, ठीक है, और बीटा सारे जी स्टिमुलेटरी कपल्ड हैं, अल्फा वन जी इनहिबिटरी कपल्ड है, सॉरी अल्फा वन जी क्यू कपल्ड है और अल्फा टू जी इनहिबिटरी कपल्ड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, ठीक है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स करके थोड़ी सी लिखी होती हैं, क्योंकि हम जो है इंडिविजुअली रिसेप्टर्स को एक एक ऑर्गन के ऊपर देखे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा, किसी पे अल्फा वन आ गया, किसी पे अल्फा टू आ गया। ये एक जो थंब रूल है, इस थंब रूल से आपको बातें, आपको हर ऑर्गन की समझ में आ जाएगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें जब हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उनके एक्शन देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड थिंग्स विल गो ईजी ऑन यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी क्यूरी ऑन दिस, क्योंकि ये दो लेक्चर, ये वाला और अगला लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो इसी तरह आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगी और आपने इसी तरह उनके इफेक्ट्स लेने हैं मैनिपुलेशंस करके कि किस ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट करवाना है, किस कंडीशन में हमने डायलेट करवाना है, कौन सी ड्रग लगा के, और आप अपने एनिमल को